दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल मीडिया में चर्चा चली हुई है कि चौधरी देवीलाल जी के परिवार को एक हो जाना चाहिए। और अभी मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसमें मैंने कल ही देखा है कि जो बीजेपी के भिवानी और महेंद्रगढ़ के विधायक है चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा है कि मेरे जीते जी मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं चौधरी देवीलाल जी के परिवार को एक देखूं और वो इकट्ठा हो जाए। इससे पहले जो रणजीत सिंह जी थे उन्होंने तो कई बार ये कह लिया कि मेरा जो परिवार है वो एक हो जाना चाहिए और अगर एक हो जाएगा तो चुनाव जो वो एक तरफा होगा और अगर हम इसी तरह अलग अलग रहेंगे तो हमारा जो राजनीतिक जीवन है वजूद है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार यानी अजय और अभय जी और वो रणजीत जी एक हो जाए ताकि दोबारा से जीत दर्ज करके और अगली सरकार बना सके। ये चौधरी रणजीत सिंह जी के विचार हैं और वो बार बार कहते भी हैं इस चीज़ को और सबसे ज़्यादा वही कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अजय सिंह चौटाला जी ने भी कई बार पत्रकार पूछते हैं तो अजय चौटाला जी भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, रणजीत जी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो पहल करें और हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं, हम इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। तो ये अजय चौटाला जी का बयान है। तो दोस्तों अब इस बात के ऊपर आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या देवीलाल जी का जो परिवार है यानी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है वो क्या एक हो सकता है, और अगर एक हो सकता है तो कैसे एक हो सकता है, और क्या ऐसी संभावना है कि वो एक ना हो, और अगर वो एक होता है तो उसका बेनिफिट किसको होगा, और अगर वो इकट्ठा नहीं होता तो उसका नुकसान किसको होगा, और इस खेल के पीछे जो कि एक परिवार को एक करना चाह रहे हैं इसके पीछे वास्तव में फायदा किसका है। तो आज सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन थोड़ा हाँ वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको सुन के मज़ा आएगा। तो और दूसरा फिर मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि ये कहीं से मेरे आंकड़े इकट्ठे किए हुए नहीं है, ये मेरा 25 साल का जो पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। इसमें से बहुत सी जो बातें हैं उनका खुद आई विटनेस मैं हूँ, यानी मेरे सामने वो घटनाएं घटित हुई हैं तो उसी के बेस पे मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा अपना आकलन है ये। तो चलिए दोस्तों पहले हमें बात करेंगे रणजीत चौटाला जी की। रणजीत चौटाला जी चौधरी देवीलाल के लड़के हैं, ओम प्रकाश जी से छोटे, लेकिन ओम प्रकाश जी और रणजीत जी की शुरू से ही प्रतिद्वंदिता है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी हैं वो राजनीति में रणजीत जी से पहले से सक्रिय हैं और 60 के दशक से सक्रिय हैं वो, और 1970 में तो उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी एमएलए बन चुके थे, जबकि चौधरी रणजीत सिंह जी थे वो एमएलए नहीं बने थे। लेकिन रणजीत सिंह जी को पता था कि ओम प्रकाश चौटाला जी उनसे बड़े हैं और बड़े का अधिकार पहले होता है, तो वो कभी भी चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत है वो उसके ऊपर उस विरासत को हासिल कर सकते हैं, और रणजीत जी का ये मानना था कि वे उसको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए वो हमेशा ही चौधरी देवीलाल जी के नज़दीक रहे और चौधरी देवीलाल जी के मतलब उनकी सेवा करते रहे, उनके जो राजनीतिक कार्य थे उनको करते रहे, उनके और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको करते रहे, यानी देवीलाल जी के वो नज़दीक रहे। इसलिए चौधरी देवीलाल जी रणजीत जी को पसंद भी करते थे। और ओम प्रकाश चौटाला जी का था अक्कड़ स्वभाव, बहुत अक्कड़ स्वभाव, जैसे कि अभय चौटाला जी के आज के दिन। और रणजीत जी हमेशा रहे सॉफ्ट स्पोकन और लिमिट में प्यार से बात करते हैं, जैसे कि अजय चौटाला जी करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं। तो उनके सॉफ्ट स्पोकन नेचर के कारण देवीलाल जी उनको पसंद करते थे और वो ये चाह रहे थे कि उनके जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, वो रणजीत जी को मिले, और वो रणजीत जी भी यही चाह रहे थे कि उनको मिले। लेकिन उनको ये पता था कि वो बड़े नहीं है, वो छोटे हैं, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहते थे और उस राजनीतिक विरासत को हासिल करने के लिए वो प्रयास करते रहते थे। इसका पहला प्रमाण तब था जब 1982 में चौधरी देवीलाल जी की जो पार्टी थी वो इलेक्शन में एक उसको मिली 31 सीटें, और 31 सीटें मिलने के कारण सबसे बड़ा उनका वो था दल था उसके अंदर, और वो सत्ता बनाना चाह रहे थे। तो लेकिन उसमें किसी वजह से भजन लाल जी को शपथ जीडी तपासी उस टाइम वो आए थे गवर्नर, और उन्होंने शपथ दिलवा दी भजन लाल जी को, ये हिस्ट्री में फिर कभी बताऊंगा। तो उसमें जब उन्होंने शपथ दिलाई चौधरी देवीलाल जी नहीं अपने वो बना पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने ये अफवाह फैला दी कि 6 सीटें ओम प्रकाश चौटाला जी के कारण आ रही है हमारी पार्टी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी सत्ता बने, और ये बात उन्होंने देवीलाल जी के कानों में डाल दी, और देवीलाल जी को इस चीज़ पे यकीन भी हो गया तो वो और थोड़ा सा दूर हो गए उनसे। लेकिन दोस्तों
ये थोड़ा है चलता रहा। और जब 1987 में आम चुनाव हुए, यानी लोकसभा के चुनाव हुए, तो उस टाइम चौधरी देवीलाल जी थे, वो जाना चाह रहे थे सेंटर की राजनीति में। और वो ये वीपी सिंह और ये इनके साथ मिलकर ना वो केंद्र की राजनीति करना चाह रहे थे। तो उस टाइम थे वो मुख्यमंत्री, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देते। और अगर वो त्याग पत्र देते तो उनको बनाना था सीएम। तो वो सीएम बनाना चाह रहे थे रणजीत चौटाला जी को। और रणजीत चौटाला जी पहले से ही सीएम बनने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने अपना पूरी तैयारी कर ली कि वो पंचकुला में जाकर ना उन्होंने सीएम की शपथ लेने की पूरी तैयारी कर ली। सारे अपने एमएलए जितने भी वो थे वो उनको सब वो करके ना और गवर्नर को करके ना उन्होंने ये सोच लिया कि सवेरे में शपथ लूंगा मुख्यमंत्री की। लेकिन इस चीज़ की भनक लगी दोस्तों चौधरी देवीलाल जी को। अच्छा, मैं ये बता दूं कि 1987 में चौधरी देवीलाल जी की शायद 85 सीट आई थी। उन्होंने 1985 में न्याय युद्ध किया था। तो उसमें वो सबसे ज़्यादा आज तक की जितनी हरियाणा में सीटें जीती वो चौधरी देवीलाल जी ने जीती थी। 85 थी या 80 थी, कुछ ऐसी थी। तो उसमें जब चौधरी देवीलाल जी को ये पता चला कि रणजीत जी ने बगैर उनसे पूछे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर ली और सवेरे 10 बजे वो शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री पद की, तो ये बात देवीलाल जी को चुभी कि बगैर उनको बताए वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने लग रहे। तो उन्होंने रात में ही दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी और मुख्यमंत्री घोषित कर दिया उनको। और जो उनके रणजीत के साथ थे उनको वापस बुला लिया और उनको ये कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला है वो सीएम है। चौधरी देवीलाल जी ओम कहा करते हैं उनको। तो ये बात रणजीत जी को फिर चुभी। क्यों? क्योंकि जिस सीएमशिप के लिए वो शुरू से ही बढ़ना चाह रहे थे और ओम प्रकाश चौटाला जी को इतनी उन्होंने दूर रखा। और 1987 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी की वो आई थी, सरकार आई थी, तो वो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और पहले ही चुनाव में वो कृषि मंत्री बने थे। जबकि उसी 87 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी को टिकट नहीं मिली थी। लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला जी की आंखें लाल हुई तो ओम प्रकाश चौटाला जी को चौधरी देवीलाल ने भेज दिया राज्यसभा में। तो उनको यानी बैलेंस उन्होंने बनाने की कोशिश की। खैर दोस्तों, लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बन गए 1989 में, तो उसके बाद भी चौधरी रणजीत सिंह ने उनकी सत्ता गिराने के लिए यानी ओम प्रकाश चौटाला जी को पद से हटाने के लिए सम्राट होटल में, दिल्ली का सम्राट होटल 5 स्टार होटल, उसमें सारे मंत्री सारे विधायक बुला लिए और उनके ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली। और इस चीज़ की भनक भी लगी चौधरी देवीलाल जी को और चौधरी देवीलाल जी ने उस चीज़ को मैनेज कर लिया और रणजीत चौटाला जी की जो चाल थी वो नहीं हो पाई। अच्छा, दूसरा फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि 1987 में सरकार गिराने की कोशिश की, उसके बाद भी 2 बार फिर प्रयास किया रणजीत चौटाला जी ने मुख्यमंत्री बनने का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बाहर का रास्ता दिखाने का 2 बार फिर प्रयास किया। लेकिन दोनों ही बार तब तक ओम प्रकाश चौटाला जी अपना जो नियंत्रण है वो मजबूत कर चुके थे और रणजीत चौटाला की नहीं चल पाई। तो इसमें एक बात है दोस्तों कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अक्कड़ आदमी माना करते चौधरी देवीलाल जी, वो वास्तव में थे भी, लेकिन अक्कड़ जरूर थे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी दिल के बुरे नहीं हुआ करते, वो दिल के साफ थे। जो कहना होता था उनको कह दिया करते, जो करना होता था कर दिया करते। लेकिन रणजीत चौटाला जी की एक खासियत थी कि वो सॉफ्ट स्पोकन तो थे, लेकिन वो कुटिल आदमी थे और जटिल आदमी थे। उनको यहाँ और दूसरे तो क्या चौधरी देवीलाल जी भी नहीं समझ पाए। तो ये चौधरी रणजीत सिंह जी की चौटाला परिवार ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति रही, ये उन्होंने हमेशा खेल खेलते रहे और ओम प्रकाश चौटाला जी की जड़ काटते रहे वो रणजीत चौटाला जी। अब बात करते हैं दोस्तों अजय चौटाला जी की। दोस्तों ये बात है 2019 की। 2019 में दुष्यंत चौटाला जी ने जजपा का निर्माण किया, जननायक जनता पार्टी, और उसमें दुष्यंत चौटाला जी का ग्राफ बढ़ने लगा इनेलो से ज़्यादा। तो मैं उस पत्रकार वार्ता में था, गोहाना में एक पत्रकार वार्ता हुई थी रैली के बाद में। उस पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न पूछ लिया मेरे एक मित्र ने दुष्यंत चौटाला जी से। उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया कि जी आप अलग से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं इनेलो के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ लेते हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी के चेहरे पे जो भाव आया था ना, वो मैं उसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी थोड़ा सॉफ्ट आदमी है। अगर वो अपने पूर्वजों की तरह होते तो मुझे लगता था कि उस पत्रकार का
तेजा खेड़ा फार्म के दर्शन जरूर हो चुके होते, लेकिन खैर छोड़िए। तो लेकिन उन्होंने ये कह के टाल दिया दुष्यंत चौटाला जी ने कि मैं अकेला नहीं हूँ ये डिसीजन लेने के लिए, पूरी पार्टी का डिसीजन, और मैं पार्टी से डिस्कस करके तभी कुछ कह पाऊंगा, यानी उस सवाल को टाल दिया। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये मौका आया कि इनेलो के साथ मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ते, तो दुष्यंत चौटाला जी और जजपा ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनका ग्राफ था ऊपर और वो ज्यादा अच्छी कंडीशन में थे। तो तब दुष्यंत चौटाला जी ने, यानी अजय चौटाला जी के परिवार ने अभय चौटाला जी का साथ देने से मना कर दिया। अब सिचुएशन आती है दोस्तों अब की। अब जब सभी को पता है कि अभय चौटाला जी का ग्राफ बढ़ने लग रहा है और जजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है और रणजीत चौटाला जी की उम्र हो चुकी है 80 साल की, अब उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ऐसे टाइम में जो अभय चौटाला जी की लोकप्रियता है उसका फायदा उठाया जाए और किसी तरह से उसका फायदा उठा के अगर ये परिवार एक हो जाता है, इधर उधर से दबाव डलवा के समझाने से कहने से ये परिवार एक हो जाता है, तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा ना वो रणजीत चौटाला जी को मिलेगा और जेजेपी को मिलेगा। हालांकि ग्राफ में बढ़ने लग रहा है, लेकिन परिवार अगर एक होता है तो उसका फायदा भी होगा, अभय चौटाला जी का भी होगा। लेकिन इसमें एक चीज है दोस्तों, अगर परिवार एक हो जाता है तो मेरा अपना ये मानना है कि जैसे 2029 के इलेक्शन होंगे और देवीलाल परिवार एक हो जाएगा तो रणजीत चौटाला जी सबसे पहले 100 की स्पीड में दौड़े जाएंगे बीजेपी की तरफ और बीजेपी को देंगे समर्थन। और सिर्फ रणजीत चौटाला जी नहीं, उस टाइम जेजेपी भी वो 200 की स्पीड से जाएगी और बीजेपी को समर्थन देगी। और उस टाइम आज जब वो परिवार को एक होने के लिए छटपटाने लग रहे हैं, उस टाइम वो परिवार, वो देवीलाल जी, वो ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम और वो परिवार की एकता, वो कहीं कुछ भी काम नहीं आएगी और इसका फायदा होगा बीजेपी को। अब दोस्तों मेन बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्यों, कौन ऐसा व्यक्ति या पार्टी है जो ये चाहती है कि देवीलाल परिवार एक हो और दुष्यंत जजपा को और रणजीत को उसका फायदा मिले, तो उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि वो है बीजेपी। क्यों है बीजेपी? क्योंकि पहला सबूत तो ये है कि जो धर्मवीर सिंह जी हैं वो बीजेपी के सांसद हैं भिवानी और महेंद्रगढ़ से। तो एक बीजेपी के सांसद को क्या लेना देना इस चीज़ का कि कौन पार्टी, कौन सा परिवार इकट्ठा होता है या नहीं होता हो। तो अगर वो परिवार इकट्ठा होता है तो किसको बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली ये बीजेपी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार को अगर वो काफ़ी सीटें मिल जाती है तो बीजेपी समर्थन उनसे ले लेगी, इसलिए इसके पीछे बीजेपी का हाथ। और जो रणजीत चौटाला जी बार बार ये कहने लग रहे हैं, उसके पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पीछे से ये सुनने में आया था और उन्होंने रणजीत चौटाला जी अलग पार्टी बनाने लग रहे हैं और कुछ पत्रकारों को पैसे वैसे देकर अपने हक में हवा बनाने लग रहे थे कि वहाँ हजारों आदमी इकट्ठे हुए, वहाँ हजारों आदमी इकट्ठे हुए और इसमें हरियाणा की विरासत के अंदर हड़कंप मच चुका है कि रणजीत चौटाला जी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। जबकि थोड़ा सा भी आइडिया लगाने वाला आदमी है उसको ये पता है कि 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी है, उसके पास कुछ है ही नहीं। सारी जिंदगी में रणजीत चौटाला जी सिर्फ 2 चुनाव जीते और हर चुनाव उन्होंने लड़ा और हर चुनाव में हारे वो, और सिर्फ 2 चुनाव जीते। तो और वो भी अब की बार जो पिछला चुनाव था 2019 का, वो भी उन्होंने जो समर्थन दिया था वो बीजेपी को समर्थन दिया था। तो अब भी बीजेपी ये चाह रही है कि किसी तरह से जाट कम्युनिटी के वोट तोड़े जाए, किसी तरह से अगर बीजेपी ये दुष्यंत चौटाला और ये रणजीत चौटाला जी इकट्ठे होते तो इनकी कुछ ना कुछ सीट आ जाएगी। तो इसके पीछे की मास्टरमाइंड पॉलिसी है वो बीजेपी की है। क्यों है बीजेपी की? क्यों? क्योंकि पिछली बार तो जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगे थे, ईवीएम के आरोप लगे थे और इसमें वोट चोरी के आरोप उसके ऊपर लगे थे और इसमें जो चुनाव आयोग का उसमें सेटिंग के आरोप बीजेपी के ऊपर लगे थे। तो अब की बार सभी पार्टियां अलर्ट रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो पिछली जो पॉलिसी, अगर वो आरोप सच है तो पिछले सारे के सारे दोबारा से काम बीजेपी कर पाएगी। तो उसके लिए ये बीजेपी की मास्टर पॉलिसी है कि इसको देवीलाल परिवार को एक कर दिया जाए और जाट कम्युनिटी के जो वोट हैं वो सारे के सारे उनको मिल जाए और उसका फायदा हो बीजेपी को। तो दोस्तों खेल है ये। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस खेल को अभय चौटाला जी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर अभय चौटाला जी, पहली बात तो ये है कि ठीक है वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरह अकड़ तो हैं, लेकिन ये भी है कि वो भी दिल के साफ आदमी है, जवान के पक्के आदमी हैं। लेकिन अगर उनको ये लगा, पहली बात तो ये कि चौधरी ये अभय चौटाला जी साफ मना करने लग रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी उन्हें, जैसे उनके बारे में है कोई जबान के पक्के, शायद वो इस चीज़ को स्वीकार भी नहीं करेंगे।
और अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो मेरा ये मानना है कि ये अभय चौटाला जी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि ये तो कोई भी आदमी अंदाजा लगा सकता है कि जैसे इलेक्शन होंगे तो वोट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर पूरा परिवार एक हो जाता है, हो सकता है काफी सीटें मिल भी जाएं, तो वो जो सीटें हैं जैसे आज अलग अलग है या फिर 2019 में जजपा इनेलो से अलग हुई थी, तो 2029 के अंदर अगर सीटें आई जजपा की, कुछ भी सीटें आई, तो उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। और जो परिवार आज अलग है वो इकट्ठा हो भी गया तो 2029 में इलेक्शन से अगले दिन ही अलग हो जाएगा एकदम से। क्यों? क्योंकि सत्ता की मलाई दोस्तों होती ही ऐसी है, उसमें पारिवारिक मूल्यों की कीमत नहीं होती। और सत्ता की एक बार जो स्वाद चख लेता है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा कि जितने भी राजा महाराजा हुए उन्होंने अपने पिताओं का कत्ल किया, अपने भाइयों का कत्ल किया। मुगलों का तो इतिहास भरा पड़ा है। तो सत्ता चीज ही ऐसी है दोस्तों कि उसमें पारिवारिक की वैल्यू नहीं होती। तो ये है दोस्तों, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बीजेपी और शायद अभय चौटाला जी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। और करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो मैच्योर होंगे इतिहास को देखते हुए, पीछे का जो उनके परिवार का जो रहा है उसको देखते हुए, रणजीत चौटाला जी की सारे जीवन का जो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के प्रति जो अपनाया, जो उनके खिलाफत वो किया। ओम प्रकाश चौटाला जी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की, उनका मुख्यमंत्री पद को, सरकार को गिराने की कोशिश की। आज वही रणजीत चौटाला उनको अभय चौटाला जी कैसे गले लगा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। बाकी ये है कि आने वाला टाइम है, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, ये बता दें दोस्तों, ये मेरा अपना आकलन है, ये कहीं से कोई फिगर उठा के या और कुछ नहीं, क्योंकि 25 साल में राजनीति में मैंने काफ़ी कुछ देखा है। तो हो सकता है मेरा ये आकलन गलत हो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आकलन पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप जरूर करें दोस्तों। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की विवेचना या आकलन आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।